साथियों नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह रावत। पिछले दो वीडियो मैंने भारतीय शिक्षा के इतिहास से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर बनाए थे। वो दस्तावेज जो आज़ादी के बाद बने, एक था राधाकृष्ण आयोग और दूसरा कोठारी आयोग। उन दोनों ही आयोगों में महिला शिक्षा के बारे में जो बात कही गई है उस पर मैंने कुछ बात कहने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात करने जाऊंगा और उसमें मुख्यतः ये बात कहने की कोशिश करूंगा कि इस आयोग में जो महिलाओं की शिक्षा है, लड़कियों की शिक्षा है, उसके बारे में क्या राय रखी गई है और इसी के साथ साथ दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में इस आयोग में क्या बात निकल करके आती है। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को समझने की कोशिश करें तो हमें एक से ज़्यादा पहलू नज़र आएंगे। हमें कौन से पहलू दिखते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम नीति का एक हिस्सा पढ़ते हैं या उसे पैरा दर पैरा पढ़ते जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को पढ़ने का एक और तरीका यह हो सकता है कि हम इस नीति को इससे पहले के ऑफिशियल शैक्षिक दस्तावेजों की निरंतरता में पढ़ें। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को पढ़ने का मतलब है बिना किसी और दस्तावेज से उसकी तुलना करते हुए पढ़ना। इस नीति में अनेक जनतांत्रिक तथा शिक्षा की दृष्टि से प्रगतिशील प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इतना होने पर भी इस नीति में कुछ बड़े आंतरिक अंतर्विरोध हैं। इसमें निहित अंतर्विरोध असमतामूलक शिक्षा व्यवस्था का समर्थन करते हुए भी लगते हैं। वैसे तो शिक्षा के संदर्भ में समय समय पर निकलने वाले सरकारी आदेश भी शिक्षा की नीति के हिस्से होते हैं, लेकिन इस वीडियो के नीति के अर्थ को मैं केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो कुछ कहा गया है उस तक ही सीमित कर रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विश्लेषण के लिए नीतिगत प्रावधानों के अलावा भारत के संविधान का संदर्भ भी लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्ययन करने तथा इसके एक पैरे को इसी के अन्य पैरों के आलोक में पढ़ने से कुछ ऐसी बातें रेखांकित की जा सकती हैं जो चौंकाने वाली हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के एक पैरे में जिस विचार की स्थापना की गई है उसके किसी अन्य पैरे में उसी विचार को खंडित करने की कोशिश भी की गई है। ऐसा लगता है कि इसके द्वारा शिक्षा के प्रति नीतिगत स्थापना के संदर्भ में एक भ्रम की स्थिति बनाए रखी गई है ताकि राज्य सुविधा अनुसार किसी भी पाले में खड़ा हो सके। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के तरीकों को समझने के लिए इसमें दर्ज प्रावधानों पर विचार करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को नारीवादी नज़रिए से समझने के लिए उसके कम से कम 3 पैरे महत्वपूर्ण हैं। ये पैरे हैं पैरा 3.1, 4.2 और 5.8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पैरा 3.1 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना संविधान में निहित सिद्धांतों के आधार पर की गई है, यानी समानता और सामाजिक न्याय इस परिकल्पना के केंद्र में होने चाहिए। नीति का पैरा 3.2 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी शिक्षा उपलब्ध हो। इस प्रकार नीति का यह पैरा संविधान के अनुच्छेद 15 का पालन करता लगता है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई नागरिक कहाँ पैदा हुआ या कहाँ पैदा हुई, नीति बनाने में इस आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुसार राज्य बस्तर में पैदा हुए तथा दिल्ली में पैदा हुए नागरिक में भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पैरा 3.1 संविधान की इस मंशा को भी प्रतिबिंबित करता है। इस नीति का पैरा 4.1 जोड़ देकर कहता है कि नई नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराएगी। नीति के इन पैरों में भारतीय राज्य देश में शिक्षा की ऐसी प्रणाली स्थापित करने के प्रति प्रतिबद्ध लगता है जो समानता और न्याय के सिद्धांत पर टिकी होगी। अब तक के पैरों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सरोकार देश के वंचित तबकों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना लग रहा है। अपने पैरा 4.61 में नीति एक बार फिर से कमज़ोर तबकों के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हुए कहती है कि अनुसूचित जातियों को
अन्य लोगों की बराबरी में लाने के लिए आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। यह पैरा संविधान के अनुच्छेद 15.3 तथा 15.4 से ताकत पाता हुआ लगता है। यह अनुच्छेद राज्य को वह शक्ति प्रदान करते हैं जिनके अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। पैरा 4.6 को नीति ने इन्हीं 2 अनुच्छेदों के आधार पर बनाया होगा। यहाँ तक तो लगता है कि भारतीय राज्य संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रति दृढ़ है। ऐसा लगता है कि उसे भारत के कमज़ोर से कमज़ोर तबके का ध्यान है और वह सभी के लिए शिक्षा के समान और न्यायपूर्ण अवसर उपलब्ध करवाना चाहता है। लेकिन नीति की यह मंशा ज़्यादा दूर तक बनी नहीं रह पाती। अपने पैरा 5.8 पर पहुँचते ही नीति यू टर्न लेती है। उसने अब तक के पैरों में जिन संवैधानिक मूल्यों को आधार बनाकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाने के प्रति मंशा जाहिर की थी, पैरा 5.8 पर वह अचानक उनसे मुंह फेरकर असमानता का दामन थाम लेती है। नीति का यह पैरा 5.8 कहता है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ गए हैं या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हुए हैं, और वे लड़कियां जो दिन के समय स्कूल में पूरे समय नहीं आ सकती, इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा। एक तरफ तो नीति के पैरा 4.1 और 4.6 गैर बराबरी के खिलाफ कमर कसने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी नीति के पैरा 5.8 गैर बराबरी को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। पहला सवाल यह है कि नीति जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर रही है या नहीं। जब नीति यह कह रही है कि राज्य उन जगहों पर स्कूल नहीं खोलेगा जहां अब तक स्कूल नहीं खोले गए, तब नीतिगत तौर पर यह तय है कि देश के दूर दराज के इलाकों में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इन इलाकों में स्कूल की जगह अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों में शिक्षकों की जगह इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक रखे जाएंगे। नीति का पैरा 4.1 समान अवसर की बात करता है, जबकि इसके पैरा 5.8 तथा 5.9 असमान अवसर उपलब्ध करवाने की नीति पर टिके होने के साथ साथ लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को वैधता प्रदान कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि नीति गरीब और उत्पीड़ित वर्ग के बच्चे बच्चियों के लिए ऐसे प्रावधान करती है या नहीं। जिन वर्गों को अपने बच्चे बच्चियों को काम पर भेजना पड़ता है, क्या वे सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं या नहीं। नीति का पैरा 5.8 उन हालातों को समझकर उनसे निपटने के लिए तैयार नहीं है जो बच्चों को काम पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। इसके विपरीत वह बाल मजदूरी को वैधता प्रदान करके संविधान के अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करती भी लगती है। तीसरा सवाल यह है कि क्या नीति उन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हालातों और संरचनाओं के पक्ष में खड़ी है जो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में बाधक है। इस नीति का यह पैरा बच्चियों के साथ होने वाले भेदभाव को भी बनाए रखना चाहता है, जो कि इसके पैरा 4.2 में कही गई बात के विरोध में जाती है। नीति का पैरा 4.2 बहुत ताकतवर तरीके से यह कहता है कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों में वह विकृति भी शामिल है जिसके अंतर्गत जन्म से ही बच्ची को औरत बनने का प्रशिक्षण दिया जाने लगता है। उससे छोटे बच्चों की देखभाल करवाई जाती है, घर में झाड़ू लगवाया जाता है या तमाम तरह के काम उसके जिम्मे दे दिए जाते हैं ताकि उसकी औरत बनने की ट्रेनिंग अभी से शुरू हो सके। नीति गरीब लड़कियों के लिए स्कूल की जगह अनौपचारिक केंद्र खोलकर उनकी स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। इससे ऐसा भी लग रहा है कि राज्य लड़कियों के खिलाफ खड़ी सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों से टकराने की बजाय नीतिगत तौर पर उन्हें वैधानिकता प्रदान कर रही है। ऐसा तब हो रहा है जब संविधान का अनुच्छेद 15.3 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह स्त्रियों के हक में विशेष प्रावधान बना सकता है। तो हमने देखा कि किसी नीति को पढ़ने का, समझने का एक नज़रिया हम बना सकते हैं, और वो नज़रिया क्या है कि हम नीति के एक पैरा, दो पैरा और इस तरह पैरा दर पैरा पढ़ते चले जाएं और हम देखें कि शुरू के पैरों में जो बात कही गई है क्या वो बात के पैरों तक आते आते टिकती भी है या नहीं टिकती है। जो बात के पैराज हैं उनमें जाते जाते तक
जो नीति है वह अपने दृढ़ संकल्प से, जो जनवादी संकल्प हैं, जो लोकतांत्रिक संकल्प हैं, जो संवैधानिक संकल्प हैं, उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है। तो हमने देखा कि नीति जो बात अपने पैरा 3.1 में कह रही है, अपने पैरा 4.2 में कह रही है, जिसमें वह प्रगतिशील बात कह रही है, जिसमें वह लिबरल बात कह रही है, जिसमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों की तरफ आगे बढ़ने की बात कह रही है, लेकिन जैसे ही वह पैरा 5.8 पर पहुंचती है तो पैरा 3.1 और पैरा 4.2 में कही गई बातें 5.8 में बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे इलाकों के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।